तो इसमें हम कंप्लीट करेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड फील्ड रिसर्च क्या होते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट, कंस्ट्रक्टिंग द फील्ड एक्सपेरिमेंट, रिसर्च डिजाइन, objective of research design and criteria for good research and types of experimental design। ये हम लोग इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस यूनिट कवर्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड द फील्ड रिसर्च, focusing on laboratory experiment, field studies, survey research, identifying good experimental design and criteria। तो survey research and ex post facto research that we have already completed in last classes, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। डिफाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। डिस्क्राइब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट, define research design and its objectives, and explain criteria for good research, explain type of experimental research design, and elucidate the characteristic of good research that we are going to do in this next 1 hour। Now what is experimental and field experiments? So अब उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो this section aims to explain how research problem is identified and what particularly experimental research is। तो होता क्या है experimental research, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम ये समझेंगे। तो पहली चीज, जैसे और जितने भी रिसर्चेस हैं वहां पे भी और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि जो इम्पोर्टेंट है वो है आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कि भाई आप करना क्या चाहते हो, क्या टॉपिक आप लेना चाहते हो, किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हो, वो आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम टू फोकस ऑन नैरो एरिया, often operationalizing it, formulate a hypothesis either positive or negative or null to test the problem conclusion। तो सबसे पहली चीज कि मुझे मेरी प्रॉब्लम क्या है। जैसे शुरुआत में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे कि IQ और एकेडमिक अचीवमेंट में क्या रिलेशनशिप होता है। अगर मुझे वो देखना तो हम मेरी प्रॉब्लम हो गई, यही मेरी प्रॉब्लम है, या रिसर्च प्रॉब्लम हो गया, या टॉपिक आप जिसको बोलते हैं वो हो गया कि फाइंड लाइक रिलेशनशिप बिटवीन IQ एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो ये हो गया। तो एक स्पेसिफिक एरिया पे आपको फोकस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रॉड ले लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। एंड ऑफन ऑपरेशनलाइजिंग इट, ऑपरेशनलाइजेशन का मतलब मैंने आपको समझाया था पहले की क्लासेस में कि कैसे उसको मेजर करोगे, किस तरीके से आप उस कॉन्सेप्ट को मेजर करके और कंपेयर करोगे, वो प्रोसेस जो होता है वो ऑपरेशनलाइजेशन का होता है। Formulate a hypothesis either positive or negative and then we create a hypothesis। सिंपल सी बात है, वो नल हाइपोथेसिस हो सकती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो सकती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं अगर आपने अटेंड नहीं किया है। देन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? Experimental research involves manipulating independent variable to observe its effect on dependent variable, utilizing a systematic and scientific approach to understand causal process। तो ex post facto हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ex post facto में क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में, और डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम उसका इफेक्ट देखते हैं। तो इफेक्ट के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुआ होगा। बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऐसा नहीं होता है। लास्ट क्लास में भी बताया था जब एक्सप्लेन कर रहा था मैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी करते हैं, है ना, इसकी कम ज्यादा वैल्यू करते हैं या लेते हैं, एंड देन यहाँ पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इसका इफेक्ट देखते हैं, और ये हमें कॉज बताता है। जैसे बाकी के रिसर्च जो थे वो कॉज कोरिलेशनल रिसर्च है या जो भी रिसर्च है वो कॉज पे उतना फोकस नहीं होता, वो नहीं बता पाते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेनली एक तो होता है कि इसमें आपका ज्यादा कंट्रोल है, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी कर सकते हैं, लैब में कर सकते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट जैसे इसमें है वो भी हम करते हैं, पर वहां पे हमारा कंट्रोल कम हो जाता है। लैब में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कंट्रोल अच्छा होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम देखते हैं यूटिलाइजिंग सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक अप्रोच।
तो अप्रोच सिस्टमैटिक और साइंटिफिक होती है, तभी आप बता पाते हैं, तभी आप बता सकते हैं कि भाई ये जो इफेक्ट आ रहा है उसका कॉज क्या है या क्यों हो सकता है। ठीक, अब आता है तो एक्सपेरिमेंट जब हम बोलते हैं तो एक्सपेरिमेंट यूजुअली अगर देखा जाए तो क्या होता है, दैट यूजुअली लैब बेस्ड, लैब में कंट्रोल तरीके से आप कर रहे हैं कि आपको मेमोरी चेक करना है किसी की, आपने उसको कुछ वर्ड्स दिए और याद करने के लिए लिस्ट ए वन दी, लिस्ट टू दी, और फिर कुछ देर के बाद उससे रिकॉल कराया कि उससे पूछा कि क्या क्या उसको याद है, तो आप देखना चाह रहे हैं कि 10 मिनट के बाद लोग कितना याद रख पा रहे हैं, ये अलग अलग तरीके का मटेरियल दे रहे हैं तो लोगों को कितना याद हो रहा है, तो पूरे तरीके से आपके कंट्रोल में है सिचुएशन, है ना। तो ये होता है लैब से, जिसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। चलो समझते हैं कि ये क्या होता है। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करें तो फील्ड एक्सपेरिमेंट involve real life situation where researcher observe the effect of different teaching methods on children। कि भाई अगर आपको different teaching method करने हैं तो अब आपके लैब नहीं है, अब आप ये देखना चाहते हो कि अगर अलग अलग तरीके से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या अलग अलग ट्रीटमेंट अलग अलग मतलब बच्चों को ये पेशेंट्स को मैं दे रहा हूँ तो उसका इफेक्ट उनके ऊपर क्या होगा। तो क्या होगा, ये रियल लाइफ क्लास में जाके आपने एक टीचिंग मेथड था उसको अप्लाई किया 3 अलग अलग क्लासेस में और देखा कि कौन से मेथड से ज्यादा बच्चे सीख रहे हैं, या 3 अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट आपने पेशेंट्स को दिए और आप देखना ये चाहते हैं कि भाई हमारे पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या किस में ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ किस में नहीं हुआ, है ना। तो ये जानने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि फील्ड का मतलब क्या है, फील्ड में हो रहा है, रियल सिचुएशन में हो रहा है ना। मेथड आप अभी भी मैनिपुलेट कर पा रहे हैं कि टीचर अलग अलग ले रहे हैं, है ना, अलग अलग ट्रीटमेंट मेथड ले रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका हो गया और उसका इफेक्ट आप देखना चाहते हो, तो इसको हम फील्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। दे कंपेयर द एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये एग्जांपल है सिर्फ, परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 50 चिल्ड्रन एंड द कंट्रोल ग्रुप 50 चिल्ड्रन टू डिटरमाइन इफ द पर्टिकुलर मेथड इज मोर इफेक्टिव देन द लेक्चर मेथड। तो अब क्या है कि अब कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कंट्रोल ग्रुप क्या है कि उसको हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। भाई एक बच्चे जो जिस तरीके से पढ़ते थे पढ़ रहे हैं, एक ग्रुप को हमने एक अलग तरीके से पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, तो वो हो गया कंट्रोल ग्रुप जिसपे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई कर रहे हैं, और जिसपे हम नहीं कर रहे हैं वो हो गया आपके क्या कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम वेरी करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं। कंट्रोल ग्रुप में फिर नॉर्मली जो चेंजेस हो रहे हैं वो हम जाने वो उसको हम स्टडी करते हैं, हम उसमें कोई इंटरफेरेंस या इंटरवीन नहीं करते किसी तरीके का, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। देन अब आते हैं फील्ड, तो फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, फील्ड एक्सपेरिमेंट इज ए रियल लाइफ सिचुएशन, है ना, तो होती है। तो अब चलो हम देखते हैं, चेक करते हैं हम लोग कि इनमें डिफरेंस क्या है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और फील्ड रिसर्च में। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये आपकी बुक से ही लिया गया हुआ है, वहां पे टेबल दी हुई है, यू कैन चेक इट आल्सो। तो क्या है, द सब्जेक्ट और होमोजेनियस, यानी आप रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं, बहुत कंट्रोल करके आप ग्रुप सिलेक्ट करते हैं। क्लास में तो आप नहीं कर सकते कि भाई 10 बच्चे क्लास में हैं, मैं इनको पढ़ाऊंगा इनको नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं किया जा सकता, तो वहां पे हमारा कंट्रोल करना है। तो सब्जेक्ट में वेरी इन नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है आपके सैंपल में। द एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट आर इन कंट्रोल कंडीशन, लैब में है हर चीज कंट्रोल्ड है, क्लास में है तो सब चीज कंट्रोल नहीं है, बाहर से आवाज आ रही है, फील्ड से आवाज आ रही है, बीच में आके कोई कुछ और बोल देता है, कुछ या कोई बच्चा कुछ शैतानी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ऑल दोस थिंग्स कैन हैपन। मैंने वही क्लास वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं। द सब्जेक्ट आर नॉट इन ए कंट्रोल बट नेचुरल सेटिंग, वो नेचुरल सेटिंग में होते हैं कि जो चीजें वहां जैसी हैं वैसी रहती है। स्कूल में जो चीजें होती हैं, स्कूल में बेल भी बजेगी, स्कूल में प्यून भी आएगा, स्कूल में प्रिंसिपल भी बीच में आ सकती है, राउंड पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो वो नेचुरल सेटिंग है। तो ये एक दूसरा डिफरेंस होता है। तीसरा क्या है, one experimental group is taken and subjected to manipulation of the independent variable and see the effect of it on the subject in experimental। तो एक ग्रुप लिया जाता है जिसमें हम मैनिपुलेट करते हैं, अभी बताया आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, उसका इफेक्ट हम लोग देखते हैं,
है ना, क्या कहते हैं, अपने क्लाइंट के ऊपर। टू ग्रुप्स मैच्ड फॉर सर्टेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक विच मे confound the result or taken in, one is subjected to intervention while the other is not। तो अब इसमें क्या होता है, दो ग्रुप्स हमने ले लिए, यहाँ तो एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप हो सकता है, ज्यादा भी होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें दो मैच ग्रुप लेते, क्लास अगर हमें देखना है कि क्योंकि हम एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, तो एक ग्रुप में जो नॉर्मल टीचिंग चल रही है वो चल रही है, इसमें हम नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, फिर दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो टू ग्रुप्स, तो एक में हम इंटरवेंशन देते हैं, एक में नहीं देते हैं। एट द इन द रिजल्ट ऑफ द टू ग्रुप डिपेंडेंट वेरिएबल आर कंपेयर, यहाँ पे दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो ये होता है, ये आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट में होता है। द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी क्लियरली एस्टेब्लिश, यहाँ पे क्या किस चीज का रीजन है आप बता सकते हो एग्जैक्टली, क्योंकि आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या, जो चीजें उसको अफेक्ट कर सकती हैं उसको आप क्या कहते हैं, कर सकते हैं कंट्रोल। Then the cause effect relationship can be established in a quite an extent but not the same accuracy experimental research। अब क्या है, क्लास में बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होंगे, एक्सटेनियस वेरिएबल्स होंगे, तो दो आप बता पाओगे कि भाई ये टीचिंग मेथड इस वाले से बेटर है या नहीं है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं सियोरिटी के साथ नहीं, क्योंकि और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो हेल्प कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कुछ बच्चे हैं कि वो उनको घर पे उनके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं बहुत अच्छे से, कुछ के नहीं है तो उनको घर पे भी पढ़ाते हैं, कुछ ट्यूशन जाते हैं, तो उसका भी लर्निंग पे तो इफेक्ट पड़ता है ना बच्चों की, तो वो सिचुएशन हो सकती है, तो उसकी वजह से इफेक्ट होता है, तो वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया, तो ये होता है। देन प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट इज पॉसिबल एंड वन इवन एक्यूरेटली प्रेडिक्ट फिनोमेना गिवन इन द सेम कंडीशन। तो ज्यादा प्रेडिक्ट करना कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा इज मोर प्रिडिक्टेबल पावर होती है वो, तो एक्सपेरिमेंट की ज्यादा होती है। प्रेडिक्शन इज पॉसिबल इन सर्टेन एक्सटेंट इन द रियल लाइफ, नॉट टू बी द सेम एज इन ऑल प्लेसेस वेयर द स्टडी इज कंडक्टेड। तो ऐसा नहीं है, ये क्या है कि सेम कंडीशन में किया जाएगा तो सेम चीजें आएंगी, पहली बात। दूसरी चीज इसमें क्या है प्रेडिक्शन करने में, कि एक तो सेम सिचुएशन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और फिर और उसके अलावा भी कि इसमें रिजल्ट वेरी कर सकते हैं, अगर उसी स्टडी को दोबारा किया जाए तो चांसेस होते हैं। तो द एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज ए क्वांटिटेटिव इन टर्म्स एंड रिजल्ट, ये हमेशा क्वांटिटेटिव होता है, ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है फील्ड एक्सपेरिमेंट, है ना। एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिप्लिकेबल, इसको आप रिप्लाई कर सकते हो, मतलब आज किया सेम चीज को, कल किया सेम चीज को, परसों किया, तो कई बार आप रिपीट कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें कंट्रोल्ड है आप अपनी लैब में कर रहे हो, यहाँ पे सारी चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और उसको रीएप्लीकेबल करना यानी दोबारा से सेम चीज दोहराना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है यहाँ पे। तो ये था आपका दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पर्पज ऑल्सो। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द फील्ड एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट आर बेनिफिशियल फॉर बिहेवियर एंड सोशल साइंटिस्ट। लेकिन देखो जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि अगर हम देखें तो हम अपने कॉन्टेक्स्ट में यानी साइकोलॉजिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल काम है। कुछ एक चीजों को अगर हम छोड़ दें कॉग्निटिव साइकोलॉजी के, बाकी चीजों का एक्सपेरिमेंट करना बड़ा मुश्किल है, कि आप किसी का एटीट्यूड नहीं चेंज कर सकते, आप किसी के अंदर एंग्जाइटी तो नहीं डाल सकते या एंग्जाइटी क्रिएट तो नहीं कर सकते, वो अनइथिकल है। तो हमें जो करना होता है, हम फील्ड एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं या एक्सपोज फैक्टो कर सकते हैं। तो इस तरह के जो नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस हैं, है ना, या क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस हैं, यानी पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल नहीं है जैसे फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात हम कर रहे हैं, उनको यूज करना ज्यादा इजी और बेहतर होता है। तो बेनिफिशियल फॉर बिहेवियर एंड सोशल साइंटिस्ट, चाहे सोशोलॉजी हो, सोशल वर्क हो, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, तो ये सारी चीजों में रिसर्च जो है वहां पे सेम मेथड्स हम लोग यूज करते हैं। इसीलिए आप देखोगे तो सारे के सारे लोग जो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनको स्टैट भी पढ़नी पड़ती है, इसीलिए आप स्टैट पढ़ रहे हैं। Complex and studying complex social influences, testing theories in applicability to various problems. However, they face limitation like extraneous variable, negative researcher attitude, consent from subject and institution, and lack of precision. तो ये चीजें तो हैं, लेकिन अब इसकी कमियां भी हैं। एक तो फायदा ये है कि आप रियल लाइफ सिचुएशन में यूज कर सकते हो इसको, और सोशल साइंस के पास यही एक क्या कहते हैं तरीका है इसको करने का। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो चीजें काम नहीं करेंगी।
आप कर नहीं पाओगे रिसर्च। दूसरी चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अब जो कमियां इसके अंदर आ जाती हैं वो ये है कि भाई एक तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल यानी बाहरी चीजें इसको अफेक्ट कर सकती हैं रिजल्ट को। रिसर्चर का नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है। हर पर्सन से आपको कंसेंट लेना पड़ता है कि भाई रिसर्च में पार्टिसिपेट कर लो। लोगों का एटीट्यूड आपके रिसर्च को गड़बड़ कर सकता है ना। और एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी इसमें, प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी कम होती है। तो ये कुछ वीकनेसेस भी हैं इसकी। एनी क्वेश्चन? तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कंस्ट्रक्टिंग द फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं, है ना। कंस्ट्रक्टिंग द फील्ड एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, कैसे फील्ड एक्सपेरिमेंट, है ना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे मेनली हमारा फोकस आ रहा है फील्ड एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले प्लानिंग, भाई प्लानिंग तो करनी पड़ेगी अगर कोई रिसर्च करोगे। ए गुड प्लानिंग ऑलवेज इंश्योर्स दैट रिसर्च इज कैरिड आउट प्रॉपरली एंड इन प्रॉपर कंडीशन विद एप्रोप्रिएट टूल्स एंड मेजर्स। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी हमने डिस्कस किया है। कोई भी रिसर्च करेंगे, नॉट ओनली फील्ड एक्सपेरिमेंट, एनी रिसर्च, द प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पार्ट इज सैम्पलिंग। यू नो दैट जब हमने सैम्पलिंग की थी कि सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं, तो सिस्टमेटिकली जी, जिससे कि आपका कोई भी मेथड आप यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक, आपका टॉपिक क्या है, क्या आप रिसर्च करना चाहते हो, उसके बेस पे आप जो मेथड आप यूज करना चाहते हैं, आप पढ़ चुके हैं सैम्पलिंग, तो वो हम यूज करते हैं, जिससे एक एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेटिव यानी जिस पॉपुलेशन से हम ले रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता हुआ सैंपल हम लें। ये हमें ध्यान रखना होता है। सैम्पलिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड देन रिसर्च डिजाइन, कौन सा रिसर्च डिजाइन आप यूज करोगे। तो अब ये रिसर्च डिजाइन तो हमें पता ही है कि हम यहाँ पे फील्ड एक्सपेरिमेंट यूज कर रहे हैं। तो रिसर्च डिजाइन इन्वॉल्व सेटिंग, सब्जेक्ट कौन से लेंगे यानी पॉपुलेशन, सैंपल क्या होगा, मेथड क्या यूज करोगे, कि कौन से टूल्स यूज करोगे यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स, क्या रिस्क कैसे एनालाइज करोगे, मैनिपुलेट कैसे करोगे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, मेजर कैसे करोगे, भाई मेजर नहीं करोगे तो कंपेयर कैसे करोगे, कंपेयर नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। वाइल आल्सो कंसीडरिंग द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इन कंट्रोल, कितने लोगों को लोगे, कितना टाइम आपके पास में है, कितना मनी आपके पास में टू स्पेंड ऑन दोस थिंग्स। टूल्स ऑफ द डेटा कलेक्शन, क्या कौन सा टूल्स आप यूज करोगे, क्वेश्चनायर हो सकता है ना, कि कौन से क्वेश्चनायर्स यूज करोगे। दूसरा कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए, करोगे ना कुछ टी टेस्ट, एफ टेस्ट, मैनकोवा, एनोवा, कुछ कुछ तो लगाओगे जो हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का यूज ही यही है कि हम उसको यूज करेंगे यहाँ पे रिसर्च में। प्रोसीजर ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम अथॉरिटीज, अब आपको अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी हॉस्पिटल में अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि आपको वहां उस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ। एंड कंडक्ट ए फील्ड एक्सपेरिमेंट ऑन विच टीचिंग मेथड लीड्स टू बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस। सपोज टीचिंग मेथड वाला ही हम कर रहे हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल से, स्कूल के मैनेजमेंट से लेना पड़ेगा आपको। देन उसमें से आपको, जैसे आपने 100 लोगों का सैंपल कलेक्ट कर लिया तो एक पायलट स्टडी भी आप कर सकते हो, है ना। तो अब क्या होता है कि पायलट स्टडी मैंने बताई थी कि छोटे लेवल पे हम करके देख लेते हैं कि कोई कमी तो नहीं है, कुछ इसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है ऐसा कुछ, तो वो हम करते हैं। डिवाइड देम इनटू कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंट ग्रुप। अब जब आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिया तो ग्रुप भी तो बनाओगे, कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा एक आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होता है मैंने आपको बताया, जहां पे हम ट्रीटमेंट देते हैं, है ना, या टीचिंग नए तरीके से करा रहे हैं। कंट्रोल ग्रुप वो है जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ग्रुप ले रहे हैं सो दैट हम बाद में कंपेयर कर सकें कि इसमें और इनमें कोई डिफरेंस है कि नहीं, ठीक है। टेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड कंपेयर रिजल्ट, फिर हम जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको एक दूसरे से कंपेयर कर देते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि भाई नया जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसका कोई इम्पैक्ट है भी या नहीं है ना। Then other statistical analysis, appropriate statistics such as t-test, z-test, जो मैंने जो बताया कि अब जो आपका डेटा है, मैंने आपको पहले बताया कि नॉमिनल, ऑर्डिनल ये सब डेटा होता है, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक सैम्पलिंग होती है। तो अब डिपेंडिंग ऑन योर डेटा आप टेस्ट यूज करते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करोगे आप या नॉन पैरामेट्रिक यूज करोगे। सैंपल बड़ा है, आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो कर रहा है, सारी चीजें इन प्लेस हैं, तो आप
क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज करोगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करोगे, और फिर उसमें भी आप पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक यूज कर सकते हैं कि भाई आप टी टेस्ट यूज करोगे या मैन-विड्नी टेस्ट यूज करोगे। डिफरेंट टेस्ट होते हैं पैरामीट्रिक या नॉन पैरामीट्रिक, वो आप स्टैट में पढ़ेंगे, वो स्टैट के सब्जेक्ट में आपके दिए होंगे। The above 6 steps or the ways in which the field experiment is conducted। और understand, कोई भी रिसर्च आए, ये स्टेप्स सभी में होते हैं। भाई प्रॉब्लम सिलेक्ट करोगे, आप उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे, आप उसमें क्या कहते हैं मेथड लिखोगे कैसे करना है, हाइपोथेसिस बनाओगे, आप सैंपल सिलेक्ट करोगे, टूल सिलेक्ट करोगे, तो ये सभी में होता है, नॉट ओनली फील्ड एक्सपेरिमेंट। फील्ड एक्सपेरिमेंट में भी वही आपको करना है, सीधी सी बात है। देन आता है रिसर्च डिजाइन। अब थोड़ा रिसर्च डिजाइन को समझ लेते हैं, 2 हम कर चुके हैं, तो इसको फिर भी आपकी बुकलेट में है, सो आई हैव इंक्लूडेड इट। तो रिसर्च इज ए साइंटिफिक मेथडोलॉजी इन्वॉल्विंग कंट्रोल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एमिंग टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। तो क्या करते हैं भाई, सिस्टमैटिक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं इन ए कंट्रोल्ड मैनर, इन ए कंट्रोल्ड सिचुएशन, जहां पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं, यानी एक चीज दूसरे चीज को कैसे अफेक्ट कर रही है ये जानने की कोशिश करती है। अब इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये मैं बताता चला रहा हूँ, हर क्लास में ऑलमोस्ट रिपीट होता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिपीट कर मतलब मैनिपुलेट करते हैं, और उसका क्या कहते हैं इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देते हैं। और रैंडमाइजेशन का प्रिंसिपल यूज करते हैं हम लोग कि भाई सैम्पलिंग लेते हैं तो सैंपल रैंडम सैम्पलिंग हम लेने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ग्रुप्स में जब हम असाइन करते हैं आइटम्स को, यानी जिन पे हम रिसर्च कर रहे हैं, जिन चीज़ों पे, यूनिट्स पे, तो उनको हम रैंडम तरीके से ग्रुप में असाइन करने की कोशिश करते हैं जिससे कोई बायसनेस ना है, तो ये हम करते हैं। और उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। तो कर्लिंगर एक बहुत बड़े रिसर्चर है, उनकी बुक्स भी आती हैं, आपने भी शायद नाम सुना ही होगा। तो इन्होंने बताया कि रिसर्च डिजाइन के 3 पार्ट हैं। प्लान, यानी आपको प्लान करना है। दूसरा स्ट्रक्चर, प्रॉपरली स्ट्रक्चर की कब क्या कैसे करोगे, कि कौन सी चीजें यूज करेंगे, वो सारी चीजें। तो रिसर्च डिजाइन एम टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन एंड कंट्रोल वेरिएंस। क्या करते हैं, रिसर्च का जो प्रॉब्लम हमने लिया है कि भाई जैसे टीचिंग का क्या इफेक्ट होगा, ये हमारा रिसर्च क्वेश्चन हो गया। उसमें हम कंट्रोल वेरिएंस करते हैं, यानी जो भी वेरिएबिलिटी जो है उस वेरिएबल जो वहाँ पे हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनका इम्पैक्ट देते हैं वो, और देखते हैं कि क्या कुछ इफेक्ट आ रहा है। उसका कंट्रोल करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि ऐसा ना हो कि कोई दूसरी चीज का इफेक्ट हो और आप समझ लो कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो यूज कर रहे हैं उसका इफेक्ट है। तो कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक रिसर्च उतना ही बेहतर होगा जितना आपका उस रिसर्च के ऊपर कंट्रोल होगा। ये मान के चलो, आप जितना कंट्रोल तरीके से आप करोगे उतना बेहतर रिसर्च माना जाता है। और सबसे ज्यादा कंट्रोल हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, क्योंकि सारा कुछ लैब के अंदर है। द प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, defining the overall scheme, structure, method of the data collection, analysis and problem resolution। तो जो प्रॉब्लम थी वो क्या है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, है ना, कैसे हम करेंगे रिसर्च, हमारा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टूल्स क्या यूज करेंगे, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, स्टेटिस्टिक्स कौन सा यूज करेंगे, और फाइनली रिजल्ट पे हम कैसे आएंगे। तो सारा प्लान आपका बना होना चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं साइनॉप्सिस या प्रोटोकॉल। तो जब भी आप पीएचडी करने जाते हैं, अगर आप ऑप्ट करेंगे इवन एमए में, अपने जो आप एमए कर रहे हैं, एमए साइकोलॉजी, तो उसमें भी डिजर्टेशन होता है। अगर वो आप ऑप्ट करते हैं तो वो उसमें भी आपको साइनॉप्सिस बना के सबमिट करनी होती है और बताना होता है कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। तो ये जो रिसर्च मेथड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप, अब तक मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट बता दी हैं इसके अंदर जो सिनॉप्सिस से रिलेटेड है, तो अगर आप सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे हैं अपना बना के, तो इन स्टेप्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टेप्स ही आपको क्या कहते हैं एक सही सिनॉप्सिस बनाने में हेल्प करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब आप सिनॉप्सिस ठीक से नहीं बनाते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाती है, और जिसका
और जो बहुत बार बहुत लोगों के साथ में ये चीज होती है, एंड जिसकी वजह से आपका क्या कहते हैं सिनैप्स रिजेक्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे पास आते हैं अपने प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, तो बहुत सारे लोग इवन कोर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाते थे। तो ये एक क्या कहते हैं रीजन होता है। तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। ओके, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या जरूरत है रिसर्च डिजाइन की, क्यों हमें करना चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो क्या है, टू प्रोवाइड द आंसर टू रिसर्च क्वेश्चंस। तो सिंपल सा यही हम बात करते चले जा रहे हैं, वही चीजें रिपीट हो रही हैं, और इस यूनिट में बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं आपकी, लेकिन वो यूनिट में है कंटिन्यूअसली, सो आई एम टेकिंग इट बट इन ए ब्रीफ मैनर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन रिसर्च आप लेते हैं उसका आंसर पाने के लिए एक तो हम करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया इसका, कि हमें अपने रिसर्च क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो द इन्वेस्टिगेटर आंसर रिसर्च क्वेश्चन इन द टर्म्स ऑफ वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी एक्यूरेसी, यानी वैलिड तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से, एक्यूरेट तरीके से एंड इकोनॉमिक तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा उस पर खर्च कर देंगे। डिफरेंट रिसर्च प्रॉब्लम्स रिक्वायर डिफरेंट डिजाइंस। तो डिफरेंट जो रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं उसी के बेस पे आप अपना डिजाइन बनाओगे, है ना। अब जिस पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते फील्ड एक्सपेरिमेंट करोगे, जहां फील्ड एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता आप एक्सपोज फैक्टो करोगे, या एक्सप्रेसोर नहीं हो सकता है, सर्वे ज्यादा बेस्ट सुटेबल है तो सर्वे मेथड यूज करोगे। तो इन सब चीजों को पढ़ने का रीजन ही यही है कि कौन सा आप समझ पाए कि कौन सी चीज को हम कहाँ पे यूज करेंगे, है ना। तो ये हमारा सर्वे मेथड कहलाता है। ठीक है, सॉरी, ये हमारा मतलब ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है उसको हम आंसर करें। ठीक है, तो अर्न विद वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इकोनॉमिकली, मतलब सारी चीजें ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया जिसका कोई रीजन ही नहीं था खर्च करने का, है ना। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी होती है। और डिजाइन भी हमें अपने, तो अब डिपेंडिंग ऑन द योर सिचुएशन आपका डिजाइन फैक्टोरियल डिजाइन हो सकता है, प्लानिंग है ना कैसे करनी है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है ना, तो कैसे हमें इन्फ्लुएंसेस निकालने हैं, तो सारी चीजों को हम एक एक करके उन पे फोकस करते हैं। तो वेल प्लान्ड रिसर्च होना चाहिए। To control variance, to score deviation is called variance, and these variance must be controlled. The investigator follows a certain principle to constructing the efficient research design. तो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा वेरी नहीं होने चाहिए, मतलब जिस चीज के लिए आप कर रहे हो वही है। अगर आप बहुत वेरिएशन बहुत ज्यादा है तो आपका रिसर्च खराब हो जाएगा। कि अगर आप ये ना बता पाओ कि अब जैसे कोई मेडिसिन आपको दी गई और वो मेडिसिन फीवर के लिए है, तो कम से कम अगर 100 में से 100 लोग मेडिसिन ले रहे हैं, कम से कम 90% या 95-99% लोग ठीक होने चाहिए उसको उस मेडिसिन से लेने से। लेकिन पता चला कभी कोई ठीक 100 में से कभी 10 लोग ठीक हो जाते हैं, कभी 15 लोग ठीक हो जाते हैं, और हमें पता ही नहीं है कितने लोग ठीक होते हैं। तो क्या होगा, वो मेडिसिन आपकी रिलायबल नहीं है ना। तो अभी हमें ये देखना है कि अगर इसी तरह के हमारे रिजल्ट आ जाएंगे तो हम रिसर्च करने का फायदा क्या होगा। तो ये क्या है कि ये तभी हो पाएगा जब हम वेरिएंस को कंट्रोल कर पाएंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिसर्च को अफेक्ट करती हैं, वेरी करती हैं हमारे रिजल्ट को, तो उन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो एंड देन यहाँ पे
अगर हम बात कंट्रोल वेरिएंस अंडर स्टडी, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिंग एन एफिशिएंट रिसर्च डिजाइन। तो देयर आर सम प्रिंसिपल टू कंस्ट्रक्ट ए एफिशिएंट, यानी एक अच्छी रिसर्च डिजाइन के लिए यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, और वो प्रिंसिपल्स क्या है देखते हैं। टू मैक्सिमाइज द वेरिएंस ऑफ वेरिएबल, इन्वेस्टिगेटर एम टू मैक्सिमाइज द एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। एक्सपेरिमेंटल कौन सा है? जिसका आप देखना चाहते हो इफेक्ट, एक्सपेरिमेंट जिस पे कर रहे हो, है ना, जिसपे जो चीज आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना है। लेकिन जो चीज आप एक्सपेरिमेंट में, यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका है, उसको उसकी चीजों को आपको बढ़ाना है, जिससे उसका इफेक्ट आपको ज्यादा बेहतर दिख सके। अलाउइंग वेरिएंस टू सेपरेट फ्रॉम द टोटल वेरिएंस, तो बाकी वेरिएंस से अलग करने में आपको हेल्प करेगा। भाई कोई चीज अगर आपको बड़ी बड़ी साफ साफ दिख रही है तो आपको ज्यादा इजी होगा, तो क्या कहते हैं, ये कहना कि ये ज्यादा इफेक्टिव है या इसका इफेक्ट हो रहा है। A good research design maximize the systematic variance to ensure independent variables influence dependent variable। तो यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि जो हम उसका जो इफेक्ट है, यानी वेरिएंस है, जो वो वेरिएंस क्रिएट कर रहा है उसको हम इंक्रीज करते हैं। जो एक्सट्रेनुअस वेरिएबल्स हैं, जो जिनको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, उनके इफेक्ट को हम कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल इसका करना है एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का, और बढ़ाना किसको है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। टू कंट्रोल द एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स बता ही दिया मैंने, सिंपल सा पहले ही बता दिया मैंने। तो इफेक्टिव रिसर्च डिजाइन एम्स टू कंट्रोल द एक्सट्रेनियस वेरिएंस which can be achieved through the eliminating the variables, randomizing it, incorporating it as a independent variable। तो अब क्या हुआ कि इसको हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल करें। मान लिया, एक एग्जांपल छोटा सा समझाता हूं मैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो एक क्लास है, ये क्लास ए है, ये क्लास आपका बी है, दोनों इसमें क्या कहते हैं, क्लास ए और क्लास बी, ठीक है। तो अब क्लास ए क्लास बी में यहाँ पे एक ओल्ड टीचिंग है, यहाँ पे न्यू टीचिंग मेथड है। तो ओल्ड वाले से न्यू बढ़िया है कि नहीं बढ़िया, ये हमें जानना है। तो हम क्या करेंगे कि भाई इस पे भी हमने किया, इनको ओल्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाया, इनको न्यू से पढ़ाया, ठीक है। अब इनके जो रिजल्ट्स आए उनको कंपेयर कर लिया। तो अब इसमें क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। कंट्रोल क्यों हो गया? एक ही स्कूल है, एक ही तरह के बच्चे हैं, एक ही तरह की कंडीशन है। भाई घंटी अगर कोई बज रही है, बेल बज रही है, कोई डिस्टरबेंस हो रही है, तो इनको भी हो रही है, इनको भी हो रही है। साइड बाय साइड रूम में बैठे हैं, दोनों बैठते हैं, तो यहाँ पे भी अगर प्रिंसिपल राउंड करने आती है तो यहाँ पे भी आ जाती है, उतनी डिस्टरबेंस यहाँ पे भी होता है। तो क्या हुआ? इसका एग्जैक्ट न्यू मेथड का क्या होगा इम्पैक्ट, वो हमें पता लग जाएगा। तो ये क्या हो गया? कंट्रोल ग्रुप लेने की वजह से हमारा ये हो गया। दूसरा, हम रैंडमाइज कर सकते हैं। रैंडमाइज करने से क्या फायदा होगा? रैंडमाइज मतलब हमने 100 बच्चे लिए, उनको 2 ग्रुप में, क्लास 1 क्लास 2 में डिवाइड कर दिया और रैंडमली डिवाइड कर दिया। तो हमें पता नहीं है कि कई बार क्या होता है स्कूल्स में, क्लास ए में पता चला सेक्शन ए में सब अच्छे अच्छे बच्चे भर लिए, स्कूल करते हैं ऐसे कि जिससे उन पे ज्यादा मेहनत करेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, स्कूल का नाम होगा, तो उसमें सारे अच्छे अच्छे रख लिए। तो इनको न्यू से पढ़ाओ या ओल्ड से पढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे। तो हमने क्या किया? दोनों को मिक्स कर दिया। दो ये पॉसिबल नहीं होता रियल लाइफ सिचुएशन में, बता रहा हूँ मैं सिर्फ समझाने। तो ये रैंडमाइजेशन हो गया कि कौन इस ग्रुप में जाएगा, कौन इस ग्रुप में जाएगा, हमें पता ही नहीं, इसको हम रैंडमाइजेशन बोलते हैं। तो इस तरह की टेक्निक्स होती हैं जिससे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देन प्रिंसिपल 3 है टू मिनिमाइज एरर वेरिएंस। एरर वेरिएंस को कम से कम करना बता दिया मैंने ऑलरेडी, फिर रिपीट हो रहा है ना। तो मैक्सिमाइज करना है किसको? क्या बताता? मैक्सिमाइज वेरिएंस ऑफ वेरिएबल। कौन सा? एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। एंड मिनिमाइज किसको करना है? एरर वेरिएंस को, जो एरर्स क्रिएट करेंगे, है ना। ये आपके प्रिंसिपल, ये हो गया आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, एंड देन आपका आ जाएगा मिनिमाइज एरर वेरिएंस। तो एक तो हो गया एक्सट्रेनियस वेरिएंस, है ना, इंडिपेंडेंट वाला जो था वो वेरिएंस को बढ़ाना है और इसको कम करना है एक्सट्रेनियस को, एंड मिनिमाइज एरर वेरिएंस। अब एरर वेरिएंस क्या होता है? टू स्टडी एम टू मिनिमाइज एरर वेरिएंस बाय रिड्यूसिंग द मेजरमेंट एरर अंडर कंट्रोल कंडीशन, इंक्रीजिंग द मेजरमेंट वेरिएबल। अब जो चीज आप यूज कर रहे हैं, जो टेस्ट यूज कर रहे हैं, जो मेथड आप पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं,
वो एक जैसा ही होना चाहिए हर रोज, है ना। आज किसी और टीचिंग मेथड से बना रहे हो, कल कुछ और वेरिएस करिए, या कोई और पढ़ाने आ गया तो ये सारी चीजें गड़बड़ कर देंगी। तो हमें क्या करना है, एरर वेरिएंस आना। या तो एरर वेरिएंस कैसे, रिड्यूसिंग मेजरमेंट एरर, कि हमसे मेजरमेंट में कोई गड़बड़ ना हो, सैंपल हमारा ठीक होना चाहिए, कंडीशंस जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं करें, तो उससे क्या होगा, हमारा एरर वेरिएंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात होती है कि अगर हम करेंगे तो ये करना चाहिए एक अच्छी रिसर्च के लिए। तो ये 3 प्रिंसिपल्स थे जो हमें यूज करने हैं अच्छे रिसर्च को डिजाइन करने के लिए या अच्छा रिसर्च करने के लिए। नाउ वी आर कमिंग टू, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस पे, कि क्राइटेरिया फॉर ए गुड रिसर्च डिजाइन क्या होता है। अब आपको सारा बता दिया मैंने, है ना, लेकिन फिर भी वही चीजें रिपीट होंगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। डज द डिजाइन गिव स्पेसिफिक आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन। जो डिजाइन आपने सिलेक्ट की है, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, उसके हिसाब से फिट बैठता है कि नहीं बैठता। डज द डिजाइन एडिक्वेटली टेस्ट द हाइपोथेसिस, क्या वो हाइपोथेसिस प्रॉपर्ली टेस्ट कर पाएगा, क्या सही टेस्ट आप यूज कर रहे हैं। डज द डिजाइन प्रेजेंट द एप्रोप्रिएट क्वेश्चन और प्रॉब्लम, क्या आपका जो क्वेश्चन है क्या वो सॉल्व कर पाएगा आपका डिजाइन, उस हिसाब से आपने चूज किया है। डज द डिजाइन एडिक्वेटली कंट्रोल द एक्सटेर्नियस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या वो डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सटेर्नियस वेरिएबल को कंट्रोल करने में सक्षम है, एबल है टू कंट्रोल दोज वेरिएबल्स और नॉट। अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहा है आपका डिजाइन, क्या डिजाइन में कैसे बताया मैंने, भाई 2 ग्रुप्स ले लिए आपने, इस दोनों के कंडीशन सेम हो गई, एक्सटेर्नियस वेरिएबल कंट्रोल हो गया। तो सिमिलरली क्या इस तरह ये डिजाइन ही है एक तरह का, है ना। तो ये आपका डिजाइन आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है कंट्रोल करने में इन चीजों को। एंड देन नेक्स्ट है, कैन वी जनरलाइज द रिजल्ट टू स्टडी अनदर सब्जेक्ट। अगर सैंपल नहीं आपका रिप्रेजेंटेटिव है, सैम्पलिंग में हमने आपसे बात की थी, तो अगर नहीं है तो हम नहीं जनरलाइज कर सकते हैं। तो क्या ये जनरलाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो भी हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो सैंपल अगर ठीक नहीं है तो जनरलाइज करने में दिक्कत आएगी। डज द डिजाइन गिव द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है, ये बताया है मैंने पहले, वैलिडिटी और इंटरनल एक्सटर्नल। तो इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी कैसी है, ठीक है या नहीं है, वो हमें देखना। देन एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन। ओके, सो विल कंटिन्यू विद दिस। तो अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। जो कितने टाइप्स के होते हैं, लेट्स सी। सिंगल केस एक्सपेरिमेंट डिजाइन, यानी एक केस है, एक ही पर्सन है, उसको इन डिटेल आप कर रहे हैं। और ये सबसे अच्छा होता है जब क्लिनिकल सेटिंग में आप हैं, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं किसी को, तो एक केस को ले लिया, उसके सारे डायमेंशंस आप कर रहे हैं। तो सिंगल केस पे भी होता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बड़ा सैंपल लेना है 100 लोगों को, 200। सिंगल केस भी होता है। तो केस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूजफुल इन क्लिनिकल रिसर्च फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन, प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड रिपीटेबल मेजरमेंट्स। However, it is not suitable for generalizing finding into larger problem, क्योंकि एक ही पर्सन है तो जनरलाइज कैसे कर दोगे आप, यानी ये कैसे कह सकते हो कि पूरी पॉपुलेशन पे भी होता है। लेकिन अगर एक केस है, उसको बिल्कुल डिटेल में जाना है, जिसकी वजह से उसी तरह के सिमिलर केसेस में आप उस रिसर्च को यूज कर सको। तो जैसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन, आपने किसी बच्चे ने चेंज किए, उसके बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, आपने चेंज किया, उसका एक एक डिटेल आपने नोटिस किया, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस तरह से आपने असेस किया, सब कुछ असेस किया प्रॉपर्ली, तो उसको हम उसी तरह के दूसरे केसेस पे यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि ऐसे केसेस जहां पे वो प्रॉब्लम ही बहुत ही रेयर है, कि कुछ बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है बहुत ही रेयर कंडीशन में, रेयर लोगों को होती है, मतलब लाख में 1-2 लोगों को होती है। तो उस केस में आप पूरा बड़ा सैंपल तो ले नहीं पाओगे, तो आपको एक सिंगल सैंपल से काम चलाना पड़ता है, सिंगल केस से। तो उसको बोलते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्वासी का मतलब होता है हाफ, है ना। आई थिंक बताया भी है पहले, नहीं बताया है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता भी दूंगा कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होती है। हाफ एक्सपेरिमेंटल, क्वासी का मतलब होता है हाफ। तो एक्सपेरिमेंटल है पूरा कंट्रोल है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल है आधा कंट्रोल। तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन्वॉल्व्स रैंडम असाइनमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट यूनिट्स टू ट्रीटमेंट कंडीशन विदाउट फुल कंट्रोल। ये असाइन तो हम कर रहे हैं, है ना, जो सैंपल है कि कंट्रोल ग्रुप में कौन जाएगा उसमें जाएगा, लेकिन रैंडम तरीके से।
These experiments offer advantages such as realism, generalizability, and potential solution of past and unhandled problems. तो अब क्या है कि ये हमें हेल्प क्या करती हैं, जो चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं तो पूरी तरीके से हम कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे, लेकिन रैंडम तरीके से जितना भी हम रैंडम असाइनमेंट के थ्रू, है ना, तो अब क्या है कि ये रियल कंडीशंस में हो रहा है तो ये रियलिटी को भी बताते हैं और उनकी जनरलाइजेबिलिटी, यानी ये पॉपुलेशन के लिए भी उतना सही हो सकता है। जनरलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने जब सैंपल आपको बताया था। तो सिमिलरली सैंपल किस तरह से आपके सैंपलिंग अगर प्रॉपर है तो जनरलाइजेशन प्रॉपरली होगी, और उसी तरीके से अगर आपका कंट्रोल बेहतर है ना, अपने ग्रुप के ऊपर, तो वहां पे भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये दोनों तरीके से हमें हेल्प करता है। तो उतना एक्यूरेट, उतना कंट्रोल नहीं होता है जितना एक्सपेरिमेंट, बट इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड इन सर्टेन वेज, इसीलिए इसको हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोलते हैं। देन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अभी आपको पढ़ाया मैंने पीछे की स्लाइड्स में कि लेबोरेटरी रिसर्च होता है, फुल कंट्रोल होता है, कंप्लीट कंट्रोल ऑन वेरिएबल्स। और एग्जांपल भी आपको बताया था मैंने कि जैसे मेमोरी का टेस्ट करना है, कुछ करना है तो कैसे करते हैं। रैंडम असाइनमेंट हम सब्जेक्ट्स का करते हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डायरेक्ट इफेक्ट्स देख सकते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो और एडवांस टेस्ट भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे एफ टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में एक हो सकता है बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन, एक होता है विद इन सब्जेक्ट डिजाइन, और दूसरा होता है मिक्स्ड डिजाइन। ठीक है, तीसरा होता है मिक्स्ड डिजाइन, देन क्लासिकल प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन, एंड सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन। ये 4-5 तरीके के आपके टाइप्स होते हैं। अब इन टाइप्स को मैं समझाता हूं आपको विद एग्जांपल, जिससे कि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए, है ना। तो अब क्या हुआ कि मुझे रिसर्च करना है। रिसर्च क्या करना है, हम अपना पुराना एग्जाम्पल उठाते हैं, जो हमने जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ था मैंने कि भाई टीचिंग स्टाइल का क्या इम्पैक्ट आता है, कि एक तरीके से किसी को पढ़ाया जा रहा है और किसी को दूसरे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, है ना, उसका क्या इम्पैक्ट होगा कि भाई नया मेथड अच्छा है या पुराना मेथड अच्छा है, ये मुझे कैसे पता लगेगा। तो बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन में हम क्या करेंगे, each subject is observed and only under one of the several treatment condition। तो अब क्या होता है कि भाई बिटवीन का मतलब क्या, बीच में, यानी दो लोग या दो ए और बी, दो लोग हैं या दो ग्रुप हैं, तो एक पे मैंने एक तरीके से पढ़ाया, दूसरे को मैंने दूसरे तरीके से पढ़ाया, दूसरे ग्रुप को, और इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया। क्या हो गया, ये हो गया बिटवीन सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट, यानी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को करेगा, यानी दो ग्रुप के बीच को, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन, है ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बिटवीन, यानी दो ग्रुप्स के बीच में हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। एक मेथड से कराया, दूसरे को दूसरे मेथड कराया, जो रिजल्ट आया उसको हमने कंपेयर कर लिया। तो ये हो गया आपका बिटवीन ग्रुप डिजाइन, ठीक है, या बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन। दूसरा आ गया विद इन ग्रुप डिजाइन, है ना। ये एक रिपीटेड मेजर है, रिपीटेड मेजर या अंडर द ऑल ट्रीटमेंट कंडीशंस। हम सारे एक ग्रुप को सारी कंडीशंस में निकालते हैं। जैसे ये एक हमने ग्रुप लिया, इसको मैंने ओल्ड मेथड से पढ़ाया चैप्टर, और इसका असेसमेंट कर लिया कि इसका रिजल्ट क्या आया। फिर ए को मैंने दोबारा से न्यू मेथड से पढ़ाया और उसका रिजल्ट निकाल लिया। अब ओल्ड मेथड के रिजल्ट और न्यू मेथड के रिजल्ट को मैंने कंपेयर कर लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं विद इन सब्जेक्ट डिजाइन, क्योंकि क्या है, एक ही ग्रुप पे दोनों ट्रीटमेंट आप अप्लाई कर रहे हो। इसी को हम बोलते हैं रिपीटेड मेजर डिजाइन, क्योंकि एक ही ग्रुप को आप रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम रिपीटेड मेजर डिजाइन भी बोलते हैं। क्लियर आ गया। इसमें दो ग्रुप के बीच में पहले वाले में, दूसरे वाले में एक ही ग्रुप को
दो कंडीशंस के थ्रू हम गुजारते हैं या जितनी भी कंडीशंस होती हैं। देन आता है मिक्स डिजाइन, इन दोनों का मिक्स हो जाता है कि सम फैक्टर्स आर इन्वॉल्व फ्रॉम द बिटवीन सब्जेक्ट एंड सम आर विद इन सब्जेक्ट, तो दोनों को मिक्स भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिटवीन, विद इन एंड मिक्स्ड ग्रुप डिजाइन हो गया। अब आ जाता है आपका क्लासिकल प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन। अब क्या मेथड है, ए ग्रुप है, ठीक है, मैंने इसको सीबीटी दी, इसको डिप्रेशन है और डिप्रेशन का मुझे ट्रीटमेंट करना है। तो मैंने क्या किया, पहले तो टेस्ट करने से पहले हमने यानी कि प्री टेस्ट कर लिया, इसका स्कोर निकाल लिया कि डिप्रेशन का स्कोर क्या है। फिर इसको हमने यहाँ पे सीबीटी दी 1 महीने 10 दिन जो भी, फिर उसके बाद हमने इसका टेस्ट कर लिया है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट टेस्ट। और ये स्कोर जो आया था एक पहले और जो दूसरा स्कोर आया जो बाद में, दोनों को कंपेयर कर लिया और क्या डिफरेंस आया ये जान लिया, इसी को क्लासिकल प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन के, मतलब एक ग्रुप है उसको पहले टेस्ट करते हैं, फिर ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसी ग्रुप को बाद में टेस्ट कर लिया हमने, रिजल्ट दे लिया, जो हमारा आ गया दोनों को कंपेयर कर दिया, इसको प्री टेस्ट एंड पोस्ट, यानी इंटरवेंशन देने से पहले या जिसको इंटरवीन करने से पहले हमने टेस्ट किया, इंटरवीन करने के बाद में टेस्ट किया, दोनों को कंपेयर कर दिया, इसी को हम बोलते हैं प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा आप कभी भी पूछ सकते हैं। देन आता है आपका सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। अब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ही हम नए नए डिजाइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द सैंपल इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। यहाँ कितने ग्रुप्स होते हैं, 4 ग्रुप्स, ए बी सी डी, लेट्स से with 2 experimental group, 2 without manipulation, 2 receiving a pre-test, post-test and 2 receiving only a post-test। अब क्या होता है कि जैसे pre-test post-test में किया तो जो टेस्ट आपने किया एक ही टेस्ट आप उसके ऊपर कर रहे हैं तो वो पहले से कुछ सीख जाएगा, दूसरे में दिक्कत करेगा। तो इसी तरह की लर्निंग हो गई उसको उस टेस्ट के स्कोर्स की। तो क्या होता है इन्हीं सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए कि इनको हम हटा सकें, हम सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन यूज करते हैं। अब इसमें क्या किया, क्या बोल रहा है, हम 2 एक्सपेरिमेंटल डिजाइन लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स लेते हैं। मान लिया ए और बी ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल मींस इनको हम स्क्वायर में रख देते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हैं, यानी इन पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई करेंगे। 2 विदाउट मैनिपुलेशन, ठीक है, 2 रिसीविंग ए प्री टेस्ट, 2 ग्रुप जो है 4 ग्रुप है, तो विद 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, 2 विदाउट मैनिपुलेशन, 2 ऐसे हैं जिनमें कोई मैनिपुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, 2 रिसीविंग ए प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट, 2 ऐसे हैं इसमें से कि जिनमें हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट भी करेंगे, एंड 2 रिसीविंग ओनली पोस्ट टेस्ट, कुछ में सिर्फ पोस्ट टेस्ट कर लेंगे हम। तो इससे क्या होगा कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का इफेक्ट क्या आ रहा है वो हमें पता लग जाएगा, है ना। 2 में हम कोई मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, मतलब कंट्रोल ग्रुप कर लिया, और 2 में हम ऐसा करेंगे कि भाई सिर्फ बाद में टेस्ट करेंगे, यानी इसका हमने मान लिया सी ग्रुप लिया हमने, तो इसको इस तरीके से हम करेंगे, ऐसे समझते हैं। अब तक एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप तो आपको पता लग गया। तो ए ग्रुप है ना, ये बी ग्रुप है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हैं, इसमें भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देख रहे हैं, इसमें हम प्री टेस्ट कर रहे हैं, इसमें हम प्री टेस्ट कर रहे हैं जिसमें हम जो कंट्रोल ग्रुप हमारा है, इसमें हम नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं, बाद में टेस्ट कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ बाद में टेस्ट कर रहे हैं, प्री कर रहे हैं और पोस्ट भी कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ बाद में टेस्ट कर रहे हैं, इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं, इन दोनों में नहीं दे रहे हैं। तो अब प्री टेस्ट में, अब देखो इस पे हमने कुछ इंटरवेंशन नहीं दिया, तो प्री टेस्ट किया और नहीं, हाँ, इसमें प्री एंड पोस्ट दोनों किया, तो क्या कुछ रिजल्ट में डिफरेंस आया, और इसको जब हम इससे कंपेयर कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि बिना कुछ किए भी क्या कोई इम्पैक्ट आ रहा है। इसमें सिर्फ पोस्ट टेस्ट किया, तो पोस्ट टेस्ट खाली किया, तो इससे मुझे ये भी पता लग गया कि प्री टेस्ट करने से क्या पोस्ट टेस्ट पे कुछ इफेक्ट पड़ता है। इसमें सिर्फ हमने पोस्ट टेस्ट किया, पहले दिया ही नहीं था इसको। तो इस तरीके से जो कमियां हैं
जो इफेक्ट है जो हमारे रिजल्ट को खराब कर सकता है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। ये फायदा होता है 4 ग्रुप डिजाइन का, सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन का। तो और ये सारी चीजें रिसर्च डिजाइन की होती हैं। देन फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन क्या है? दिस इज सिमिलर टू क्लासिकल डिजाइन एक्सेप्ट एडिशनल सैंपल्स आर यूज्ड, ईच ग्रुप इज एक्सपोज्ड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। फैक्टोरियल डिजाइन क्या मतलब? बहुत सारे, कई सारे ग्रुप्स ले लिए आपने, 1 2 3 4, और अलग अलग कंडीशन में उनको एक्सपोज किया, उन पे रिसर्च किया, तो इसको हम फैक्टोरियल डिजाइन कहते हैं। डिफरेंट फैक्टर्स को आप स्टडी करते हैं। तो द रिसर्च डिजाइन discussed can be utilized experimental data analysis but not field experiment requiring modification. The following section outlines research design issues. So अब ये जो हमारा है, ये रिसर्च डिजाइंस जो हमारी हैं, इनको हमें अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक्स यूज करना होता है, एंड समटाइम वी हैव टू मॉडिफाई इट आल्सो। सो दिस वाज द लाइक आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, फील्ड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, फील्ड रिसर्च, जो आप फील्ड एक्सपेरिमेंट जो हमने था वो डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होते हैं वो डिस्कस किए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च क्या होती हैं वो हमने डिस्कस किया। तो दिस इज इट, ये आपका यूनिट